हेलो गाइस, वेलकम टू द WT's चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वेब सीरीज द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक एपिसोड 2। दोस्तों, इसका एपिसोड 1 हमने हमारे चैनल पर हाल ही में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि विंस्टन और माइल एक मुर्दा घर में जाते हैं। विंस्टन पैसे देकर अपने भाई फ्रैंकी का अंतिम संस्कार कराता है। यहाँ पर विंस्टन के भाई की चिता जल रही थी और विंस्टन बदले की आग में जल रहा था। येन को भी अभी तक होश नहीं आया था और लू उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। लू और माइल्स चाइना टाउन में अकेले ही ब्लैक पीपल थे, इसीलिए चाइना टाउन के चाइनीज लोग लू को तंग किया करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला फिर से केडी के घर पर जाता है। तभी वहाँ पर केडी के पास उसके किसी सीक्रेट एजेंट का कॉल आता है। वो केडी को बताता है कि फ्रैंकी मारा गया और वो केडी को उस मुर्दा घर का एड्रेस भी देता है जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये बात पुलिस वाला भी सुन लेता है। दूसरी तरफ विंस्टन और माइल्स फ्रैंकी की अस्थियां लेकर फिर से अपने अड्डे की तरफ आ जाते हैं। माइल्स कहता है कि मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि फ्रैंकी ने जो बॉक्स कार्मिक को वापस दिया था वो खाली था। तभी विंस्टन कहता है कि फ्रैंकी हमेशा अपने रूल पर चलता था। अभी ये सब चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि अगर कार्मिक को बॉक्स खाली मिला है तो वो गुंडे फिर से इन सब के पीछे आएंगे। विंस्टन उसे मारने की बात करता है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि वो गली का कोई छपरी नहीं है। विंस्टन कहता है कि कार्मिक की नजरों में वो प्रेस हमारे पास है, इसीलिए वो हमें मारने आएंगे और बेहतर यही है कि उनके यहाँ आने से पहले हम ही उन्हें मार देंगे। विंस्टन कहता है कि हम कार्मिक को मारेंगे और उसके पास जो कुछ भी है वो हम छीन लेंगे। वो होटल भी हमारा होगा, फिर हम सब मिलकर उसे चलाएंगे। विंस्टन कहता है मैं कार्मिक की हर एक चीजों को जानता हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे और मेरे भाई को कार्मिक ने ही बड़ा किया है। इतने में वहाँ पर येन आ जाती है। वो पूछती है कि फ्रैंकी कहाँ है, लेकिन जब वो उसकी अस्थियां देखती है तब वो उन सब पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके बिना ही इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर वो वहाँ से रूठ कर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें केडी को दिखाया जाता है, जो कि मुर्दा घर में जाती है, और ये वही मुर्दा घर था जहाँ पे फ्रैंकी की बॉडी को लाया गया था। उसे बताया जाता है कि बॉडी तो यही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि चुप रहने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। लेकिन केडी उनमें से एक आदमी को पीटकर पता कर लेती है कि फ्रैंकी का अंतिम संस्कार उसके भाई ने करवाया था, और वो हरे रंग की एक वैन में आए थे जो कि हमेशा चाइना टाउन में खड़ी रहती है। दूसरी तरफ कार्मिक से वही नकाब वाली लेडी मिलने आती है। वो कार्मिक को कहती है क्या बात है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे घर चोरी करने लगे। वो कहती है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, और अगर 3 दिन के अंदर तुम वो कॉइन प्रेस ना खोज पाए तो हाई टेबल पर तुम्हारी जगह किसी और को लाकर बिठा दूंगी और तुम्हारे ही आदमी तुम पर टूट पड़ेंगे। दूसरी तरफ हमें विंस्टन को दिखाया जाता है। विंस्टन और उसके दोस्त निशानेबाजी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कार्मिक और उसके गुंडों से निपटना है, तो खुद को तेज और बहुत तेज बनाना होगा। फिर विंस्टन जेनकिंस नाम के एक आदमी के बारे में बात करता है, जो कॉन्टिनेंटल में एक किलर के तौर पर रहा करता था। लू कहती है कि वो मेरे पापा का दोस्त था, और फिर वो विंस्टन को उसका एड्रेस भी बताती है। वो बहुत ही कमाल का स्नाइपर था। फिर माइल्स उसे मनाने के लिए जाता है। वो कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और कॉन्टिनेंटल पर हमला करना किसी सुसाइड से कम नहीं है, लेकिन माइल्स उसे अपने साथ जुड़ने के लिए मना ही लेता है। विंस्टन अब एक होटल में जाता है, क्योंकि उसे महजी नाम की एक औरत से मिलना था। वो विंस्टन से कहती है कि विंस्टन तुम यहाँ क्या लेने आए हो। विंस्टन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास अपनी खुद की एक आर्मी है। विंस्टन कहता है कि मुझे आपकी आर्मी की जरूरत है, मेरे पास बहुत पैसा है, बस कीमत बोलिए। महजी कहती है कि मेरे आदमी पैसों के लिए नहीं काम करते, वो प्यार के लिए काम करते हैं, क्योंकि पैसा मेरे पास भी बहुत है। जिसे मेरी हेल्प चाहिए होती है वो बस मुझे अपनी कहानी बताते हैं। तभी वहाँ पर कार्मिक के आदमी विंस्टन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन महजी के आदमी 3 सेकंड के भी कम टाइम में उन सब का काम तमाम कर देते हैं, यानी कार्मिक के आदमी को मार डालते हैं। महजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर विंस्टन वहाँ से चार्ली के अड्डे पर जाता है, जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। वहाँ पर उसे चार्ली का दोस्त मिलता है। चार्ली का दोस्त बताता है कि कार्मिक के गुंडों ने ये जगह को बर्बाद कर दिया। फिर विंस्टन उसे भी अपने साथ मिला लेता है।
दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो फिर से वही थिएटर में जाती है जहाँ पर वो फ्रैंकी की यादों के साथ रह सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कार्मिक के 3 आदमी लोग मिलते हैं। फिर येन उन तीनों का काम तमाम करके उनको ठिकाने लगा देती है। उसके बाद येन फिर से माइल्स के अड्डे पर जाती है और वो उन्हें होटल कॉन्टिनेंटल का मैप ला कर देती है। इस मैप को फ्रैंकी ने बनाया था। जेंकिंस बताता है कि होटल कॉन्टिनेंटल में सब कुछ है, गुप्त दरवाजे से लेकर बुलेट प्रूफ ग्लास तक। मैं बहुत पहले वहाँ गया था, इसलिए मुझे अभी कुछ याद नहीं। वो कहता है कि हमें वहाँ के अंदर के एक आदमी को अपने साथ शामिल करना होगा। फिर माइल्स और येन रात को एक वैन चुराने जाते हैं। माइल्स येन को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बिना ही वहाँ से लौट जाना। लेकिन बिना ही कुछ गोली चले माइल्स वहाँ से वैन चुरा कर लेकर आता है। रात को कार्मिक का खास आदमी शेरॉन और उसका खास म्यूजिशियन टेरेस पर बैठकर बात कर रहे थे। ठीक उसी की सामने वाली बिल्डिंग में जेंकिंस और विंस्टन भी आए हुए थे। वो लोग एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से वो कॉन्टिनेंटल के सारे रूम पर निशाना लगा सके। शेरॉन छत में बैठकर अपने पापा को खत लिख रहा था और तब वो उस म्यूजिशियन को भी सलाह देता है कि ये जगह छोड़कर कहीं और चला जाए क्योंकि यहाँ हमेशा उसके ऊपर मौत का खतरा मंडराता रहेगा। वो म्यूजिशियन शेरॉन से पूछता है कि तुम क्यों नहीं जाते। तभी शेरॉन कहता है कि मुझे यहाँ रहने की आदत पड़ गई है। तभी वहाँ पर जेंकिंस विंस्टन को बताता है कि कार्मिक को रेड बटन दबाने से पहले ही मारना होगा, वरना होटल में जितने भी किलर्स हैं उन सबको पता चल जाएगा कि कार्मिक की जान खतरे में है और वो सभी तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। विंस्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बटन दबाने से पहले ही उसे मार दूंगा। फिर जेंकिंस वहाँ पर टेरेस में बैठे दोनों लड़कों की तस्वीरें खींचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेरॉन अपने लिए आई हुई एक लेटर लेने जाता है। ये लेटर उसके पापा ने भेजी थी। लेटर लेने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो कि एक होटल का मालिक था। शेरन अपने घर अपने शहर वापस जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था। फिर शेरन का दोस्त उसे अकेले में बात करने के लिए अंदर लेकर जाता है। तभी लू वहाँ आकर उसका लेटर चुरा लेती है और वो लेटर वो ले जाकर विंस्टन को दे देती है। और जब वो घर जाती है तब वो देखती है कि एक छोटा सा चाइनीज लड़का उसकी बिल्डिंग का शीशा तोड़कर भाग रहा है। फिर वो उस चाइनीज बच्चे का पीछा करती है। तभी वहाँ पर कुछ चाइनीज गुंडों से उसकी हाथापाई भी हो जाती है। फिर येन अपने शॉप में रखा एक सीक्रेट काउंटर बाहर फेंक देती है जो कि चाइना वालों ने उसे जबरदस्ती बेचने के लिए दिया था। अब विंस्टन भी वो खत पढ़ लेता है जो शेरॉन के लिए आया हुआ था। वो खत पढ़कर विंस्टन को ये पता चल जाता है कि शेरॉन ये काली दुनिया छोड़कर वापस अपने घर अपने शहर जाना चाहता है। थोड़ी देर बाद शेरॉन जब वापस अपने घर जाने के लिए बस पकड़ता है तभी वहाँ पर विंस्टन और लू आ जाते हैं। वो पूरी बस को खाली करवा देते हैं और ड्राइवर को चलने के लिए कहते हैं। ठीक उसी समय पर होटल में वो लड़का जो कार्मिक का म्यूजिशियन था वो कार्मिक को कहता है कि मुझे कहीं और बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। कार्मिक कहता है कि ठीक है लेकिन जाने से पहले मेरे लिए एक अच्छा सा म्यूजिक बजा दो। और जब वो लड़का म्यूजिक बजाना स्टार्ट करता है तब कार्मिक उसे पीछे से वार करके मार डालता है। दूसरी तरफ विंस्टन उस बस को एक खंडर जगह पर लेकर जाते हैं। शेरॉन डर जाता है कि कहीं विंस्टन अपने भाई का बदला लेने तो नहीं आया है। विंस्टन शेरॉन को कहता है कि डरो मत, आज मैं सिर्फ बात करूंगा। वो शेरॉन को समझाता है कि इस गुनाह भरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम वापस अपने घर चले जाओ या फिर हमारा साथ दे दो। विंस्टन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं ये भी जानता हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन तुम उस दलदल से बाहर आ जाओगे। तभी वहाँ पर शेरन पैदल ही होटल जा रहा होता है। पूरे रास्ते में विंस्टन की बातें ही उसके जहन में घूम रही थी लेकिन जब वो उसके मालिक के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके मालिक ने उस म्यूजिशियन की हत्या कर दी। तभी वहाँ पर कार्मिक आ जाता है। कार्मिक शेरॉन से कहता है कि मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा था और हमें छोड़ के जाने की बात कर रहा था। मैं छोड़कर जाने वाले लोगों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरे पास सारी जिंदगी काम की, वो मेरे लिए वायलिन बजाते थे और मुझे उन्हीं की तरह ईमानदार लोग चाहिए। ये सब बातें सुन के शेरॉन बहुत डर जाता है और वो कार्मिक को बता देता है कि विंस्टन एक टीम तैयार कर रहा है और वो आपको मारना चाहता है। कार्मिक पूछता है कि फिर तुमने क्या कहा? तब शेरॉन कहता है कि मैंने आपको चुना। तब कार्मिक उसका माथा चूमता है और कहता है कि लॉयल्टी। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है।